हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हमने देखा कि प्रकाश की कणीय व तरंगीय प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज हम आगे देखते हैं इसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का तरंगदैर्ध्य बढ़ते हुए अथवा आवर्ती के घटते हुए क्रम में व्यवस्थापन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि तरंगदैर्ध्य है उसका तो बढ़ता हुआ क्रम और आवर्ती का घटता हुआ क्रम है, वही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब इसमें स्पेक्ट्रम में देखते हैं, जब किसी सूर्य की प्रकाश की अथवा श्वेत रंग की किरण को प्रिज्म पर आपतित करने पर यह किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है तो इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के प्रकार। अब हम इसके देखते हैं स्पेक्ट्रम के प्रकार में। स्पेक्ट्रम को निम्न दो प्रकार में बांटा जा सकता है। इसमें फर्स्ट है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा था अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है इसके दो टाइप होते हैं, एक तो सतत स्पेक्ट्रम और एक रेखीय स्पेक्ट्रम, और दूसरा था अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब किसी स्रोत जैसे सूर्य या चमकते हुए विद्युत बल्ब अथवा किसी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करने पर उत्सर्जित विकिरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब इसमें हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सतत स्पेक्ट्रम। अब इसमें डायग्राम के हिसाब से देखो आप, यहाँ पे क्या है, जैसे सूर्य हो गया या बल्ब हो गया, उसके थ्रू कोई भी प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो इससे जो उत्सर्जित विकिरण है ना, वो इसे प्रिज्म पे गिरेंगे जाके, ठीक है, और प्रिज्म पे गिरने के बाद में ये जो आगे फोटोग्राफिक प्लेट है उस पे जाएंगी, तो इसकी विकिरणों को हम देखेंगे, इसके अलग अलग कलर में होंगी, ये हमें इसको देखेंगे, तो ये जो क्या होगा, ये सतत स्पेक्ट्रम होगा। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सतत स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जित विकिरणों को सबसे पहले एक छिद्र पर डालते हैं, जहां से यह किरण गुजरकर प्रिज्म पर आपतित की जाती है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम को फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में रंगीन पट्टियाँ यानी कि विबग्योर सीक्वेंस में प्राप्त होती हैं। ये विबग्योर में क्या है, इसमें ये जो कलर जो अलग अलग पट्टियाँ गिरी हैं वो एक सतत रूप से विबग्योर सीक्वेंस में गिरेंगी, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये ऐसे करके विबग्योर सतत स्पेक्ट्रम के ऊपर संरचना बना रही है, जिनकी विशेषता ये है कि एक रंग की पट्टी समाप्त होते ही दूसरे रंग की पट्टी है वो प्रारंभ हो जाती है। अर्थात इस स्पेक्ट्रम में सभी रंग की पट्टियाँ सतत होती हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित रहती हैं, इसलिए इसे सतत स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके अंदर ये जो विबग्योर से जो बना था उसके अंदर एक निश्चित सीक्वेंस में गिरी, तो ये क्या हुआ कि इससे एक सतत स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब देखते हैं सेकंड, रेखीय स्पेक्ट्रम। इसमें देखो, जब किसी वाष्पशील पदार्थ को बुनसन बर्नर की ज्वाला में गर्म किया जाता है तथा इसका स्पेक्ट्रम फोटोस्कोप के द्वारा विश्लेषित किया जाए तो फोटोग्राफी प्लेट पर विशेष रंग की रेखाएं प्रकट होती हैं, इसलिए इसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली रेखाएं भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे सोडियम के लिए तो पीली रेखाएं प्राप्त होती हैं जो क्रमशः 589 से 589.6 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के संगत होती हैं। रेखा स्पेक्ट्रम को परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब इस रेखा स्पेक्ट्रम का महत्व देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। अतः रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम को अभिलाक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणुओं को पहचानने के लिए उसी प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं जिस प्रकार अंगुलियों के निशान
मनुष्यों को पहचानने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, यानी कि जैसे हाथ के निशान होते हैं वैसे ही ये जो रेखाएं हैं इनके कलर के हिसाब से इनको हम पहचान पाएंगे। इसके लिए ज्ञात तत्व के परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का मिलान अज्ञात तत्वों की रेखाओं से पहचानने के लिए किया जाता है, जैसे रुबिडियम, सीजियम, गैलियम, स्केडियम आदि तत्वों की खोज तब हुई थी जब इस तत्व के खनिजों का रेखीय स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया गया, यानी कि इन कलर्स के हिसाब से इन तत्वों को खोजा गया और इनका विश्लेषण किया गया। अब हमारा सेकंड स्पेक्ट्रम देखते हैं हम। फर्स्ट हमारा हो गया, अब सेकंड है अवशोषित स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश का श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ की वाष्प से गुजारने के बाद जब प्रिज्म पर टकराने दिया जाए तो सतत स्पेक्ट्रम के स्थान पर गहरी रेखाएं प्राप्त होती हैं। यह गहरी रेखाएं उस सतत विकिरणों को सूचित करती हैं जिसे पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी कि पहले तो सतत स्पेक्ट्रम बताया था वो सतत बना, और फिर अगर तेज कलर आ रहा है यानी कि उस कलर का वो पदार्थ तत्व क्या है, अवशोषण कर रहा है। यह स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस स्पेक्ट्रम में गहरी रेखाएं वहीं प्रकट होती हैं जहां उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्रकट होती हैं। जैसे सोडियम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 2 पीली रेखाएं जहां प्रकट होती हैं, वहीं पर एक स्पेक्ट्रम में 2 गहरी रेखाएं प्रदर्शित होंगी, यानी कि 2 गहरी रेखाएं प्रदर्शित होंगी। उनमें से एक तो रेखा क्या हो गई, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम की, यानी कि 2 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। जब निम्न दाब पर हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नलिका में से लेकर विद्युत का विसर्जन करवाया जाता है, तब हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले H2 परमाणु देते हैं, जो विभिन्न आवृत्तियों वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इन उत्सर्जित विकिरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर इनका विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की इस श्रेणियाँ होती हैं, मतलब कई श्रेणियाँ होती हैं जिन्हें उनके आविष्कारकों के नाम से जाना जाता है, जैसे लाइमेन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी आदि। बामर ने प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग संख्या यानी कि V बार के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में रेखाओं को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो तरंग संख्या है यानी कि म्यू बार इक्वल्स टू 109677 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार हम इन तरंग से दैर्ध्य की रेखाएं हैं उनका प्रदर्शन कर पाएंगे, जहाँ पर n एक पूर्णांक है जिसका मान 3 या 3 से अधिक होता है, अर्थात n इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6 ये हो सकता है। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर श्रेणी कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं दृश्य क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। स्वीडन वैज्ञानिक रीडबर्गर ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जा सकती हैं। V बार इक्वल्स टू 109677 ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पे n है उसका मान तो हो जाएगा 109.677 RH, अर्थात रीडबर्गर नियतांक है। अब आगे देखते हैं n1 इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में होगा, और अगर n2 देखें तो वो होगा n1 में +1 करना है, यानी कि
N1+1 होगा तो यानी कि 2, 3, 4 ऐसे ये निकल जाएगा। तो फिर N1 = 1, 2, 3, 4, 5 वाली रेखाओं की श्रेणियों को ही क्रमशः लाइमेन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट फंड श्रेणी आदि नामों से जाना जाता है। अब इसमें हम देखते हैं इसको डिवाइड करके कि कैसे क्या है। परमाणु हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम रेखाएं देखें हम, जैसे श्रेणी होगी, फिर N1 भी है, फिर आगे N2 और स्पेक्ट्रम क्षेत्र देखते हैं। जैसे लाइमेन है, लाइमेन के अंदर N1 है 1, N2 हो गया 2 और ये पैराबैंगनी किरणें होंगी। फिर बामर है, इसके अंदर 2, N2 हो गया 3 और फिर ये दृश्य क्षेत्र हो गया। फिर पाश्चन है, इसके अंदर 3, 4 और अवरक्त हो गया। ब्रैकेट के अंदर 4, 5 और ये भी अवरक्त क्षेत्र है। फंड है, इसमें 5, 6 तो ये भी अवरक्त क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि लाइमेन था वो तो पैराबैंगनी है, बामर है वो दृश्य है, और जो पाश्चन, ब्रैकेट और फंड है ये तीनों के तीनों क्या है, अवरक्त क्षेत्र में आएंगे। अब इसको हम डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण देखें। तो इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण है और एक तरफ ऊर्जा दे रखी है, ठीक है। इसमें नीचे N1 है, फिर N2 श्रेणी हो गई, फिर N2 के बाद में N3 रेखा, फिर N4, फिर N5, N6, ये अनंत तक दे रखे हैं। इसमें देखेंगे हम तो ये देखो ऊर्जा अगर N2 से अगर N1 में आ रहा है, ठीक है, फिर अगर N3 से 1 में आए, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 6 से 1 में आ रखा है, ऐसे इसकी श्रेणी दे रखी है। या फिर ये मान लो कि 3, 4, 5 से अगर 2 वाले में आ रहा है तो इनके जो अलग अलग जो कलर बन रहे हैं वो बताएं कि कौन कौन से बन रहे हैं। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखें, समझ में आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे कलर के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसे ये हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम हमने देखना है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने देख लिया। कल हम इसका हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर मॉडल है वो पढ़ेंगे। आप इसे पढ़ें और कल का जो बोर मॉडल है उसके बारे में हम कल देखते हैं। थैंक यू।